स्टूडेंट, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 6 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं। जो पहला है वो है कि ग्रामीण भारत में समावेशी और सतत विकास को लेकर क्या करने की आवश्यकता है। इस पे एक द इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रोफेसर अशोक गुलाटी का लेख है, उसको उन्होंने बताया है कि कैसे जो है वर्तमान भारत में जो ज़रूरतें हैं, जो विकास की है, जैसे विकसित भारत का जो है सरकार अमृत काल में सपना देख रही है कि हम 2047 तक भारत एक विकसित भारत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है ग्रामीण भारत में कैसे सतत और समावेशी और सतत या टिकाऊ विकास लाने की आवश्यकता है और उसको लेकर क्या क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर ये डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो हमारा समाचार है वह है कि एक विधेयक जो है कल लोकसभा में पेश किया गया है, वह है सार्वजनिक परीक्षाओं में जो कह सकते हो कि धोखाधड़ी या इस तरह के लीक और इस तरह की चीज़ें होती है, उसको रोकने के लिए है। उसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के स्तर पे जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, जिसमें कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण यानी यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी या बैंकिंग या और भी कोई ऐसे एग्ज़ाम है, उसके उन संस्थाओं द्वारा की ली जाने वाले एग्ज़ामों में अनुचित साधनों को करने के लिए जो है उसको एक जगह क्रिमिनलाइज किया गया है ताकि इसको रोका जा सके और जो इस परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर ये विश्वास हो सके कि जिस परीक्षा में वो शामिल होना चाह रहे हैं वो परीक्षा स्वच्छ है, निष्पक्ष है, ताकि उनको और प्रेरणा मिले इस परीक्षा में शामिल होने को लेकर। ठीक है, ये हमारा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है वह है कि एक उद्योग से जुड़ा जो है वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आया है। उसमें पिछले 2020-21 और 22-23 के जो है 20-21 और 21-22 के आंकड़े, यानी जो कोरोना और कोरोना के बाद की जो है जो विनिर्माण सेक्टर के जो कारखाने और इस तरह के हैं, उनसे जुड़े आंकड़े आए हैं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पता चला है कि कैसे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने अपने आप को कोरोना के बाद बाउंस बैक करके जो है यानी रिसाइलेंस या मजबूती दिखाते हुए बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो आइए चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ग्रामीण भारत में समावेशी और सतत विकास मॉडल की आवश्यकता। देखिए, अभी वित्त मंत्री ने अपना बजट दिया है और उसके पहले भी जो है बजट भाषण में भी वित्त मंत्री ने कहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी रहा है और प्रधानमंत्री भी समय समय पे ये बात कहते हैं कि जो है भारत जो है अमृत काल में चल रहा है और अमृत काल आज़ादी की 75वां जो वर्षगांठ हुआ उसके बाद से जो है 100 वर्ष जब पूरा होगा, इस 25 साल को अमृत काल कहा गया है और इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है और उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार योजनाएं लाई है। बजट में भी कई सारे प्रावधान हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो बजट है ये विकसित भारत के लिए बजट है। हालांकि ये इंटरिम बजट है और वित्त मंत्री ने कहा कि जब जुलाई में हमारी सरकार आएगी तो नया एक रूप, उस विकसित भारत के लिए एक रूपरेखा लाया जाएगा। ठीक है, तो विकसित भारत का जो 4 स्तंभ बताया गया है, महिला है, किसान है, गरीब है और युवा है, और उसमें जो ये सारी चीज़ें बता रही है, इसमें से अगर आप युवा करें, डेमोग्राफिक डिविडेंस की बात कर दिया जाए तो महिला है, किसान है और गरीब है, ये समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और इन्हीं को विकसित करके जो है एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, यानी कहीं ना कहीं जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है 2047, वह समावेशी विकास पे बल देता है। और समावेशी विकास के लिए जैसे अब ये लेख है, प्रोफेसर अशोक गुलाटी हैं, उनका कहना है कि अगर आपको समावेशी विकास करना है, सतत विकास करना है, तो ग्रामीण भारत के विकास के बगैर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा वो थोड़ा चर्चा करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि कुछ जातिगत सर्वेक्षण की बात हो रही है, प्रधानमंत्री 4 जातियों की, यानी ये जो महिला जो है युवा, किसान और गरीब की बात करते हैं, तो ये हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस मुद्दे में कि ग्रामीण भारत को समावेशी और उसको विकसित बनाने के लिए क्या मॉडल हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लेटेस्ट रोजगार के आंकड़े हैं या जो भी आंकड़े हैं, वो सारी चीज़ें ये बता रही है कि ग्रामीण भारत के विकास के बगैर जो है विकसित भारत का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम इन कुछ मुद्दों पर समझने की आवश्यकता समझते हैं कि क्या क्या है। जैसे देखिए मुद्दा क्या है, तो
भारत ने अप्रैल मई में संसदीय चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख विकास मुद्दा 2047 तक विकसित भारत संकल्प 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और ये जो विकसित भारत का संकल्प है, 4 आधार स्तंभ हैं, गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं और युवा हैं। और यह देखा जाए तो विकसित एवं समावेशी विकास को अपनाने पर बल देता है। इसी को कुछ लोग या प्रधानमंत्री इसको कहते हैं राम राज्य। और राम राज्य का जो उनका अवधारणा है, या जो गांधी जी की भी अवधारणा थी, वह समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास को अपनाने की बात करता है। तो यानी कि जो विकसित भारत की संकल्पना है, ये ग्रामीण भारत को लेके सतत और समावेशी मतलब सबका विकास, सभी क्षेत्रों में विकास, और सतत विकास भी जो होता है कि पर्यावरण के साथ रहते हुए न केवल वर्तमान पीढ़ी यानी भविष्य की पीढ़ियों पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के ये एक ऐसे ग्रामीण भारत के बारे में सोचता है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, बल्कि उसमें सामाजिक समरसता हो, यानी उस ग्रामीण भारत के रहने वाले जो सभी लोग हैं वो विकास के क्रम में शामिल हो सकें। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की स्थिति को सह सके। कृषि क्षेत्र है तो कृषि ऐसी हो जो पर्यावरण को सह सके, पर्यावरण अनुकूल कृषि को अपनाया जा सके, और वह खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सके, क्योंकि बच्चों के माल न्यूट्रिशन एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण ही जो गरीबी का जो भूख सूचकांक विश्व वर्ल्ड हंगर इंडेक्स दिखता है, उसमें भारत के स्थिति को जो है अफगानिस्तान के आसपास दिखाया, यानी पाकिस्तान से भी बदतर दिखाया जाता है। उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की स्टंटिंग एक प्रमुख मुद्दा उसमें है। तो इसको लेकर जरूरी है कि समावेशी विकास में जो है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो है किसके तरफ जो है पोषण सुरक्षा की तरफ बल दिया जाना चाहिए, और इन्हीं सारे पहलुओं को हमें देखना होगा। तो अब प्रश्न है कि भारत की जो है समावेशी विकास के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं। तो ये बताते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि अभी जो है आर्थिक समीक्षा आई थी, सर्वेक्षण तो नहीं लेकिन समीक्षा आई थी, उसमें भी ये बात कही गई है कि भारत पिछले 3 साल से लगातार 7% का विकास दर हासिल कर रहा है, और वो जो है 2027 आगे भी ये करता रहेगा। तो 2027 तक जो है $5 ट्रिलियन यानी 5 खरब की जो है जो इकोनॉमी बन जाएगी, और इस तरह से वो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी, और 27 तक जो है 2030 तक तो ये 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है, ऐसा अनुमान है अगर सब कुछ चलता रहा। तो यानी देखा जाए तो कोविड के बाद की स्थिति विकास दर को लेकर लगातार 7% और 7% से ज़्यादा है, ये तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको समावेशी विकास देखना है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में देखना है, तो आपको कृषि क्षेत्र की स्थिति के विकास को समझेंगे। कृषि क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आप समावेशी विकास के बारे में सही आंकड़े नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप इसको समावेशी विकास को समझना है, ठीक है, यद्यपि जो है हमारा आर्थिक विकास बेहतर चल रहा है और G20 देशों में सबसे अच्छा है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा विकास अगर समावेशी है तो उसको लेकर हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारा कामकाजी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा 45.8% जहां रोजगार प्राप्त करता है वह है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या है? अगर कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर है तो हमारा जो विकास समावेशी होता होगा, अगर बेहतर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो कमी रह जाएगी उसको दूर करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो कृषि क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? तो देखिए, वित्त वर्ष में 2023-24 यानी जो चल रहा है उसमें भारत के सकल मूल्यवर्धन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन का लगभग 18% जो है योगदान कृषि क्षेत्र का है। यानी कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे सकल मूल्यवर्धन, या उसको एक तरह से और भी मान लो तो जीडीपी में है ना, उसमें जो है 18% के आसपास है, यानी जीडीपी है। लेकिन कृषि क्षेत्र जो है अगर 2022-23 में देखा जाए तो इसका विकास दर 1.8% है, और ये पिछले वर्ष 2022-23 के 4% के विकास दर से काफ़ी कम है। यानी कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में विकास दर 1.8% है, और जो पिछले साल 4% है उससे कम है। अब यहाँ प्रोफेसर गुलाटी कहते हैं कि अगर वो देखा जाए कि कृषि क्षेत्र में भारत के विकास दर की वर्तमान मोदी सरकार के 10 साल और पिछले 10 साल यूपीए सरकार की तुलना की जाए तो मोटे तौर पे इस साल का अगर 23-24 का 1.8% मिला दिया जाए तो इस 10 साल का एवरेज ग्रोथ आता है 3.5%,
और पिछले यूपीए सरकार का भी ग्रोथ रेट लगभग 3.5%, यानी कि 20 साल का एवरेज ग्रोथ रेट कृषि का आ रहा है 3.5%। और अगर पूरे भारत का निकाला जाए, यानी पूरे अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट निकाला जाए, तो भी लगभग 6-6.5% के आसपास आता है। तो जहां पूरे अर्थव्यवस्था का 6.5% आ रहा है, वहां कृषि क्षेत्र का 3.5% आ रहा है, जिसको कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। यानी लंबे समय तक 3 से 4% का विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट एक माना गया है, एक जिसने भी रखा है। यानी कहीं ना कहीं ये बताता है कि कृषि क्षेत्र में उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है जो पूरे अर्थव्यवस्था में जिस तरह का हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये चुनौतियां बनी हुई है। तो अब प्रश्न ये है कि इसके लिए समस्या कहाँ? जैसे अभी तक तो स्थिति ठीक, कोविड के बाद की स्थिति पहले जो है मोदी सरकार में ही जो है कृषि की विकास दर ठीक ठाक 4% के आसपास थी, 22-23 में 4% है। लेकिन समस्या कहाँ रह गई है उसको देखने की जरूरत है। तो उसमें यह है कि कोविड-19 के बाद दौरान रिवर्स माइग्रेशन हुआ, अब लौट चले घर की तरफ। बहुत सारे लोगों का जो है अपने घरों, अपने गांव की तरफ जो है पलायन हुआ, रिवर्स पलायन, ठीक है, वापसी आई। उनको समझ में आया कि शहर जो है उनको जो है उसमें दे नहीं सकते हैं। और कई सारे ऐसे लोग जिनको गांव में अगर कुछ भी रोजगार है तो उनका कहना है कि वो शहर में नहीं जा सकते, कि जो कुछ उन्होंने झेला है वो उनको ताउम्र याद रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पे इस रिवर्स माइग्रेशन के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार का जो है निर्भरता बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? देखिए 18-19 में जहां पे 42.5% जो है कृषि क्षेत्र में लेबर निर्भरता थी, वह 22-23 में 45.8% हो गई है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अच्छा संकेत नहीं है। देखिए अगर हम अर्थव्यवस्था के आंकड़े को देखें और समावेशी विकास को देखें, अगर लोगों के रोजगार को विकसित होते हुए देखना है कि कितना तेजी से विकसित हो, तो लोग उन क्षेत्रों में अगर रोजगार करें जो तेजी से विकसित हो रहा है, तो उनकी आय में भी तेजी से वृद्धि होगी। अब कृषि क्षेत्र एक माना जाता है कि अगर 4% का भी ग्रोथ कर रहा है तो एक बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है। हालांकि पिछले 20 सालों में भारत की कृषि 3.5% के आसपास ग्रोथ की है। ऐसे में आप अगर कृषि क्षेत्र में रोजगार की मात्रा बढ़ेगी, रोजगार पर निर्भरता बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह रोजगार के क्षेत्र को लेके जो है लोगों के रोजगार और लोगों के आय, और इसमें भी कृषि क्षेत्र में कौन जोड़ रहे हैं? जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों वाले लोग हैं, उनकी आय जरूर कम होगी या उतने ढंग से नहीं बढ़ेगी जितना अर्थव्यवस्था के ज्यादातर सेक्टर का बढ़ेगा। इससे कहीं ना कहीं जो कुछ लोग कहते हैं कि के शेप इकोनॉमी बढ़नी चाहती है। के शेप इकोनॉमी क्या होता है? देखिए एक होता है वी शेप, ऐसे इकोनॉमी गिरा ऐसे बढ़ गया, ये वी शेप है। कोरोना काल के दौरान सरकार कह रहा है कि हमारी ऐसे आई और फिर ऐसे बढ़ गई। और एक होता है के शेप। के शेप ये होता है कि यहां से इकोनॉमी 2 पार्ट में बढ़ गई, एक इधर आगे बढ़ रही है और एक सेक्टर जो है नीचे जा रहा है। तो ज्यादातर विचारक ये कह रहे हैं कि जहां भारत का संगठित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र या जो भी संगठित क्षेत्र है वो तेजी से विकास कर रहा है, तो जो असंगठित क्षेत्र है उसका विकास उसमें घटोतरी दिख रही है, इसलिए इसको के शेप में कर रहे हैं। हालांकि कई सारे लोग और भारत सरकार भी मानती है कि के शेप जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, हालांकि यहां पे ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का विकास जहां 12%, 15% के आधार पे हो रहा है, कृषि सेक्टर में 3.5% के आसपास, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है 3 से 4%, 5% का विकास है। तो ऐसे में उस थोड़ा अंतर तो है, और ये अंतर रहता ही है, क्योंकि आदर्श स्थिति जो में परफेक्ट समानता होती है वैसा व्यवहार में दिखाई नहीं देता है, अंतर बना ही रहता है, क्योंकि हर क्षेत्र का एक समान विकास हो ये ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो वही कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र जो ऑलरेडी 3%, 3.5% की वृद्धि दर में है, अगर उसमें अन्य क्षेत्रों से लोग आके उसमें संख्या वृद्धि कर देंगे, तो ये तो पहले हुआ कि उनकी जो है उनके कहीं ना कहीं जो पहले है उनकी जो आर्थिक स्थिति, उससे स्थिति उनकी खराब होगी, क्योंकि इसमें उतना ग्रोथ रेट नहीं है। दूसरे ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे तो मजदूरी भी वेज भी उस अनुसार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब कृषि में पर्याप्त लेबर हो जाएंगे, तो कृषि में उस ढंग से मजदूरी वो नहीं बढ़ पाएगी। यही बात ये कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि वर्तमान सरकार के दूसरे काल के दौरान खेती के साथ साथ गैर कृषि ग्रामीण कार्यों में वास्तविक मजदूरी में मामूली कमी आ गई है,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स माइग्रेशन के बाद जो लोग गांव में आ गए हैं, तो वहाँ पे जो ग्रामीण श्रमिक हैं या जो कृषि मजदूर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस आधार पे उसमें रोजगार उनका जो है मूल्य जो है वेज नहीं बढ़ा। वेज कब बढ़ता है? जब कम लोग काम करने वाले हों तब वेज बढ़ता है, तब वो ज़्यादातर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो संख्या ढेर सारा बढ़ गया है, इसलिए वेज उस तरह से नहीं बढ़ पाया है। इससे समावेशी विकास मॉडल की प्रभावशीलता के साथ साथ वित्त वर्ष 2022-23 तक किसानों की वास्तविक आय दुगना करने के वादे पर भी जो है सवाल उठता है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन कोरोना के कारण जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है कृषि क्षेत्र में, जो कृषि क्षेत्र में रोजगार की जो है श्रमिकों की निर्भरता बढ़ी है, उसने कहीं न कहीं एक तो श्रमिकों की आय जो है ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों और कृषि श्रमिकों की जो है आय है कम किया है, और साथ ही उनकी मजदूरी भी कम किया है। वेज भी वृद्धि जो है बहुत कम या नियर अबाउट हुई है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। अब प्रश्न है कि इस अमृत काल में, यानी जो ये विकसित भारत बनाना है, इसको समावेशी और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने के लिए आपको ग्रामीण भारत को में भी पर्यावरण और समावेशी विकास जो है पर्यावरण के दृष्टि से सतत और समावेशी विकास करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या नीतियां अपनाई जा सकती है, तो ये बताते हैं कि अभी तक जो सरकार का बल सब्सिडी और सहायता पे रहा है, हालांकि वो निर्माण कार्य को भी चल रही है, इनका कहना है कि सब्सिडी और निर्माण कार्य की जगह को जो है कहीं ना कहीं राजकोषीय समाकेशन और इस जो सब्सिडी सहायता को ऐसे तरफ मोड़ देना चाहिए जो सतत विकास को बढ़ावा दे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में बल देना चाहिए जो कहीं ना कहीं क्या बढ़े, एक महत्वपूर्ण जो है आधारभूत संरचना तैयार करे, साथ ही में कृषि क्षेत्र में भी जो है दीर्घकालीन वृद्धि सुनिश्चित करे। यानी अभी जो सब्सिडी दे रहे हो, जैसे खाद्य सब्सिडी है, जैसे उर्वरक सब्सिडी है, या जो मनरेगा का व्यय है, ये सब क्या है, ये सारा पैसा कहीं ना कहीं जो है एक तरह से सब्सिडी के रूप में या सहायता के रूप में दी जाती है। जरूरत है कि अब इस पैसे को थोड़ा कटौती करो ताकि बजट का समाकेशन हो, मतलब राजकोषीय समाकेशन हो, और साथ ही साथ ये जो पैसा है, ये जो बचा हुआ पैसा है या जो पैसा खर्च हो रहा है, उसको पूंजी निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ मोड़ा जाए, खासतौर से ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में। तो इसके लिए सुझाव देते हैं कि राजकोषीय समाकेशन का प्रयास करना चाहिए। तो इसको लेकर देखिए हो भी रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री 2024-25 के लिए कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है रिवाइज एस्टिमेट में 5.8% जीडीपी का रखा गया है और इस वर्ष के लिए 5.1% रखा गया है, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बेहतर है। लेकिन अभी भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो 3% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उससे काफी दूर है। अतः इस दिशा में भी लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा है कि कृषि खाद्य ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी को सतत विकास व्यय की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप देखिएगा तो कृषि, ग्रामीण और जो है खाद्य, इन तीनों को क्षेत्र में देखिए क्या क्या सब्सिडी है। देखिए वर्ष 2024-25 में उर्वरक सब्सिडी जो पिछले साल 1,88,000 करोड़ था, उसके जगह 1,64,000 करोड़ कर दिया गया, यानी 22,000 करोड़ रुपए जो है उर्वरक सब्सिडी में बचाया गया है। 2024-25 के बजट में 3 और प्रमुख कल्याणकारी हैं, जैसे 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए है, 60,000 करोड़ रुपए पीएम किसान योजना के लिए है, 2,05,000 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी है। तो ये एक बहुत बड़ी राशि होती है। अगर जैसे ये तो घटाया गया है, वो बचा तो हमारा राजकोषीय समाकेशन। बाकी इन बड़ी राशियों को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश की तरफ, और वो भी कैसा, सतत इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और कृषि क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने की तरफ लेकर जाएं, तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है वो और विकास हो सकता है। क्योंकि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने लगते हैं तो उसमें जो है रोजगार, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, रोजगार भी जनरेट होने लगता है। जैसे कि ये बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इन सभी सब्सिडी को विकास व्यय करो और पर्यावरण स्थिरता की ओर अधिक संसाधनों का करने की जरूरत है। जैसे कृषि अनुसंधान विकास में काम करना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, कृषि विपणन, बुनियादी ढांचे आदि में निवेश करना शामिल होगा। देखिए कीन्स ने बताया था कि जब परिस्थितियां खराब हो तो राजकोषीय घाटा बढ़ाकर भी सरकार को जो है लोगों को रोजगार देना चाहिए। रोजगार देने के लिए तो उसने भी बताया कि अपने ही
जो है अपने ही आंगन में गड्ढे खुदवाओ और उसको भरवाओ और इसको लेकर पैसा दो। कुल मिला के सरकार ऐसे जो है सहायता देती है कि अर्थव्यवस्था की जो है पहिया चल बसे, मतलब चल बसे नहीं, मतलब चलना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चीजें ठीक होती जाती है, सरकार को ध्यान अब सहायता से, जैसे जैसे हमारे पास पैंडेमिक आई तो लोगों का रोजगार चला गया था, सब कुछ था, तो सरकार ने बहुत बड़ा खर्चा जो है किस पे, जो है मनरेगा पे करना शुरू कर दिया था, खाद्य सुरक्षा और ये सारी चीजें दे रहा था, ये ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, अब सरकार को इस खर्चे में से कुछ कटौती करके उस पैसे को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी ऐसे क्षेत्रों में लगाना चाहिए जिनका दीर्घकाल तक फायदा हो सके। ये बात, ये चीज ये कह रहे हैं। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा के बजाय पोषण सुरक्षा पर बल, जैसे अगर देखा जाए हमारे समावेशी विकास की, या आप उसको कह सकते हो सतत विकास की, एक समस्या है कि हमारे यहाँ बच्चों का कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और उसमें देखा गया है कि सिर्फ जो है अभी तक जो कैलोरी इंटेक तक देखते थे उससे ही काम नहीं चलना है, अब खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण की सुरक्षा पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि हमें अब ऐसे फसलें उपजाने की जरूरत है, कृषि के ऐसे करना है जो कि जलवायु उसके अनुकूल हो, साथ ही साथ उसमें पोषण को लेकर भी विभिन्न सारे पहलू शामिल हों, ठीक है। तो ये बात कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा की जगह पोषण सुरक्षा पर बल, ठीक है। इसमें ऐसी कृषि प्रणाली बनाई जाए जो न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली हो, बल्कि अपनी मिट्टी, पानी, हवा और जैव विविधता की भी रक्षा करे। एक और जो इस पर बल देने का है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पर समान बल। देखिए कृषि क्षेत्र में जो, अगर कृषि क्षेत्र का ओवरऑल देखें तो फसल है, फिर इसमें जो है ऑन एलाइड एक्टिविटीज में है मत्स्य पालन, पशुपालन और उसमें डेयरी है। यह एक वो क्षेत्र है जिसका कह सकते हो कि कृषि क्षेत्र के विकास में जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी आप देखिए तो इसका जो है कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी है उसमें ये बहुत तेजी से विकास करता है। हालांकि कृषि क्षेत्र का जो पैसा आता है उसमें अब जैसे खाद्य सब्सिडी दी जा रही है या उर्वरक सब्सिडी, लगभग 1,88,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी है, उसका फायदा सिर्फ जो कृषि कार्य है या खेती कार्य है उसको मिल रहा है। उसमें ये बहुत बड़ा क्षेत्र मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी को शायद नहीं मिल पा रहा है। अगर उसका कुछ हिस्सा ही अगर इसमें दिया जाए तो ये कृषि क्षेत्र में और ज्यादा जो है, एक तो जीडीपी में बढ़ाए वृद्धि करेगा, साथ ही में रोजगार में भी और उसमें भी रोजगार में भी, स्वरोजगार में भी वृद्धि कर सकता है किसानों की आय बढ़ाने में। हालांकि वित्त वर्ष में 2024-25 के बजट में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी में भी 171 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, यानी 27% की वृद्धि की गई है। लेकिन इसे और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो कृषि जीडीपी में अपने योगदान का जो उसका अनुपात है उसके अनुसार उसको बहुत कम बजटीय सहायता मिलती है। और ये वो क्षेत्र है जिसमें आप कह सकते हो कि कृषि क्षेत्र का जो एडिशनल श्रम है उसको लगा के उसके आय में एक सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है, किसमें, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। और ये वो उद्योग है जिसमें प्रसंस्करण उद्योग भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। साथ ही में इसमें कहा गया है कि एक सरकार की योजना है पीएम आवास योजना ग्रामीण। इस बजट में भी, हालांकि उसमें जो पहले 32,000 करोड़ का अनुमान था उसको अब 54,500 करोड़ कर दिया गया है। तो देखा जाए तो इसमें 70% का उछाल है। लेकिन ये उछाल जो है लगभग जो पिछला बजट अनुमान है उसी के बराबर है। हालांकि जो वास्तविक जो संशोधित अनुमान है उसमें 70% की वृद्धि दिखाता है। ये बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, ग्रामीण जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, यह अगर इसको हम मनरेगा से जोड़ दें, यानी कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही रहा है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की खास बात है कि इसका काफी हिस्सा इस आवास योजना का 70% से अधिक घर या तो महिला मालिक हैं या तो ज्वाइंट होल्डर हैं। ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास को भी लाने की योजना, जैसे प्रधान, ये गरीब भी हैं और महिला, ये जो विकसित भारत बनाने की 4 स्तंभ है उसमें से 2 स्तंभ को ये कवर कर रहा हुआ है। अगर इसे मनरेगा के साथ हम जोड़ दें, सुझाव देते हैं कि जैसे मनरेगा का बजट काफी अच्छा खासा है, अगर मनरेगा को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ जोड़ दें तो
ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और साथ ही साथ जो है रोजगार का सृजन भी हो सकता है। और उससे जो है कह सकते हो कि एक आप जो सिनर्जी या एक उसमें जो एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा वह हमारे देश में, ग्रामीण भारत में समावेशी विकास को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। यह कल जो है सोमवार 5 फरवरी को जो है लोकसभा में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, सार्वजनिक परीक्षाएं केंद्र स्तर पे अगर देखा जाए तो कुछ सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, जैसे कि यूपीएससी है जिसकी तैयारी आप लोग में से बहुत सारे लोग करते हैं, एसएससी है, बैंकिंग की तैयारी आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, या बैंकिंग के लिए आईबीपीएस है, और एनटीईटी करके ये 5 संस्थाएं हैं। इनके द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं या केंद्र सरकार की और मंत्रालयों द्वारा जो कोई परीक्षाएं ली जाएंगी, इनके द्वारा ली गई परीक्षाओं को सार्वजनिक परीक्षाएं कर रहे हैं, उनमें अनुचित साधनों का प्रयोग करने को जो है दंडनीय अपराध बनाया गया है। उसके लिए विभिन्न सारे कठोर कानून बनाए गए हैं, जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर 10 साल तक और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जुर्माने की बात की गई है। इसको लाने का उद्देश्य ये है कि इससे जो है परीक्षा व्यवस्था में, सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में शुचिता आए, जिसमें जो उम्मीदवार हो उनको उस परीक्षा को लेकर विश्वास हो। और द इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखा है कि पिछले कुछ सालों में उसने देखा कि राज्यों में तकरीबन 41 परीक्षाएं कैंसिल की गई है, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा पद भर सकते हैं और उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा के यानी 1.8 करोड़ से ज़्यादा के जो है परीक्षार्थी उसमें शामिल हैं। उनको परीक्षाओं को लीक और इस तरह के कारण जो है उसको उसमें देरी हुई है या सारी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे में ये जो विधेयक लाया जा रहा है, ये केंद्र स्तर पे सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए तो है ही है, साथ ही में ये राज्यों के लिए भी एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में, विधान के रूप में आ सकता है, जो राज्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ इस तरह के विधान ला सकती हैं। इसी को देखते हुए अभी असम में भी इसी तरह के एक जो है विधान लाने की बात चल रही है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये जिस परीक्षा की आप लोग तैयारी करते हैं उस परीक्षा में केंद्र स्तर पे तो चलो है ही है, लेकिन इसको अगर राज्यों द्वारा भी लाया जाए तो राज्यों में भी, राज्य स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी शुचिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि अभी तक एक समस्या थी कि इस तरह के कोई एक स्पेशलाइज कानून नहीं था जो इस तरह की अपराधों को परिभाषित कर सके और उनके लेकर एकीकृत दंड की सजा कर सके। तो उसको लेकर इस कमी को पूरा करने के लिए इसको लाया गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। ठीक है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है। देखिए, आप अगर कोई चीज परीक्षा दे रहे हो तो अगर आपको ये पता रहे कि वो परीक्षा फेयर है, निष्पक्ष है, तो आपका पढ़ने का भी मन करता है। ठीक है, अगर आपको पता हो कि यार उस परीक्षा में गड़बड़ी होती है, सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं वो हतोत्साहित होते हैं और इससे जो ब्रिलियंट माइंड आना चाहिए वो या तो नहीं आता है या तो आता है तो वो परेशान रहता है। और इन परीक्षाओं में बार बार लीक और इसके कारण जो नुकसान समय का उठाना पड़ता है हमारे जो एक युवा वर्ग का, जो कहीं ना कहीं भारत एक युवा वर्ग है और बहुत सारा युवा वर्ग जितना समय यहाँ पे परीक्षाओं के पूरा होने में, केंद्र स्तर पे तो शायद ऐसा नहीं है, केंद्र स्तर की भी जो कई सारी परीक्षाएं हैं उतना समय अगर बचा के कहीं उत्पादक कार्य में करे तो वो काफी देश का भला कर सकता है। तो ये देखिएगा, ये परीक्षा को सुस्ता तो लाएगा ही लाएगा, इसमें हमारे युवाओं का भी जो अनावश्यक समय नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। ठीक है, और यह विधेयक कहता है कि यह राज्यों के लिए अपने विवेक पर अपनाने के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में भी काम कर सकता है। और इससे अधिक सामयिक कुछ नहीं हो सकता है कि राज्यों में जिस तरह से परीक्षा लीक और इस तरह के मामले जो है दिखाई दे रहे हैं, उसमें अगर ये चीजें अपनाई जा सके तो निश्चित है जो सार्वजनिक परीक्षा या जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको लेकर एक बेहतर और अनुकूल माहौल मिल सकता है। ठीक है, इसको लाने का जरा उद्देश्य या क्यों लाया गया है इसको देख लिया जाए तो देखिए, हाल के वर्षों में देश भर में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नगत लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक के कम से कम 48 मामले आए हैं
और जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है। इसमें 1,20,000 से ज़्यादा से पदों से लेकर और साथ ही में 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदक इस परीक्षा को बार बार कैंसिल होने के कारण उनका जीवन प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में यह परीक्षा जो लाएगा वो क्या करेगा, सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता लाएगा, निष्पक्षता लाएगा, विश्वसनीयता लाएगा और इससे युवाओं को आश्वस्त करना होगा कि उनके ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका भविष्य सुनिश्चित है, सुरक्षित है। ठीक है, तो ये चीजें लाने का जो है एक प्रयास है। और इसमें अब ये है कि कुछ टेक्निकल चीज है कि अनुचित साधन क्या होता है। तो अनुचित साधन में ये होता है कि मौद्रिक या गलत तरीके के लाभ के लिए अनुचित सार्वजनिक परीक्षाओं में कोई प्रयोग करता है। जैसे कोई पेपर सॉल्व करवा दो किसी का, कोई पेपर को लीक करवा दो, OMR सीट में तोड़ मरोड़ कर दो, मतलब करना है, या जो रैंक बना रहे हैं उन जो बनाने के बाद है उनमें कोई इधर उधर किया जाए। ये बहुत एक कई 10-15 जो है मुद्दों को लेकर इसमें एक व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जो ये कहा जाता है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन माना गया है। कौन कौन सी परीक्षाओं को सार्वजनिक श्रेणी का, तो इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कर्मचारी चयन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये 5 संस्थाओं द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही हैं उनको इसमें, साथ ही में जो भी केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्रालय है या विभाग है वो कोई परीक्षा ले रहे हैं उनको सार्वजनिक परीक्षाओं की श्रेणी में इस विधेयक के तहत शामिल किया गया है। और ये विधेयक वो आशा रखता है कि राज्य द्वारा भी इस मॉडल एक्ट को अपनाते हुए अपने अपने राज्यों में अपने सार्वजनिक परीक्षाओं को लेकर इसी तरह के कानून लाए जाएंगे, ताकि राज्यों में भी जो जहां पे एक्चुअल में मेन समस्याएं दिखाई देती है पेपर लीक और अनुचित साधनों के प्रयोग को, वहां पे भी बेहतर माहौल बनेगा। ठीक है, प्रस्तावित कानून उल्लंघन के लिए क्या सजा करती है, तो इसमें देखिए सभी अपराध संज्ञेय हैं, यानी पुलिस FIR कर सकती है। जमानत नहीं है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने ही जाके जमानत मिलेगी, थाने से जमानत नहीं मिलेगी। और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, यानी आप अगर जो कंप्लेन कर दिया तो बाद में इसको कंप्लेन वापस भी नहीं ले सकते हैं, यानी कहीं न कहीं एक गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला गया है। और अगर कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग लेके सेलेक्ट होता है, वो करता है, तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना है। अगर कोई व्यक्ति यानी अभ्यर्थी परीक्षार्थी अगर कोई लेता है तो ये है। अगर उसमें कोई संस्था जो परीक्षा ऑपरेट कर रही है अगर उसकी संलिप्तता है तो ये सजा 10 साल तक भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और संगठित स्तर पर अगर कोई काम कराने यानी नकल माफिया और इस तरह की चीजें हैं तो उनके लिए भी कम से कम 5 साल की कैद, उसको बढ़ के 10 साल तक हो सकती है और 1 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान है इसमें। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये जो कहीं ना कहीं हमारे जो परीक्षा प्रणाली है जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको शुद्ध बनाने के लिए, उसमें शुचिता लाने के लिए एक बेहतर चीज है। क्योंकि अगर आप जिस परीक्षा में जाना चाह रहे हैं, अगर उसके निष्पक्षता और उसके शुचिता को लेकर आप तो श्योर जितना रहेंगे, आपका मन अपने एग्जाम को प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो उस दिशा में यह प्रयास है। क्योंकि इस तरह का कोई एक्ट, हालांकि बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन कोई स्पेशलाइज एक्ट नहीं था जो इस तरह के स्पेशलाइज जुर्म को जो है उसकी परिभाषा को लेकर उसको लेकर कर सके। और इससे क्या होगा कि इस समस्या को अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से, जो अवैध तरीके से जो सार्वजनिक परीक्षाओं में खेल होता है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। ठीक है, अगला जो है छोटा सा न्यूज है कि कोविड महामारी के दुष्प्रभाव के बावजूद हमारे विनिर्माण क्षेत्र में जो है एक तो उनमें जो है रोजगार और मुनाफे में सुधार हुआ है। निश्चित रूप से कोविड काल के कारण जो है कहीं न कहीं रोजगार में भी कमी आई थी और मुनाफे में भी कमी आई थी, पूंजी निर्माण में भी कमी आई थी। लेकिन जैसे ही कोविड काल बीतता है रोजगार की भी स्थिति सुधर जाती है और मुनाफा और पूंजी निवेश में भी सुधार देखा जा सकता है, जो ये बताता है कि हमारा विनिर्माण सेक्टर एक कह सकते हो कि खुद में एक कायाकल्प उसका करने की क्षमता है और एक मजबूत एक स्तर पे चल रहा है। ये बातें कैसे कही जा रही है, एक है वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण होता है, वो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा होता है, उसके द्वारा किया जाता है, जो 10 या उससे ज़्यादा जो बिजली के मशीनों का प्रयोग करते हुए 10 या उससे ज़्यादा के संख्या वाले जो है
कारखानों को में सर्वेक्षण करता है या बिना बिजली के 20 या उससे ज़्यादा के सर्वेक्षण करके ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यानी इसमें जो रिपोर्ट है वो पूरे भारत में सर्वेक्षण का क्या किया गया है, ऐसे कारखाने जो 10 या उससे ज़्यादा का प्रयोग करते हुए बिजली के साथ उपयोग करते हों और 20 या उससे ज़्यादा जो बिना बिजली के कारखाने चल रहे हों, यानी कि संगठित क्षेत्र के कारखानों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें क्या मामला है। तो सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 5 को जारी किए गए 2020-21-22 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 महामारी ने देश में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कारखानों की संख्या, निश्चित निवेश को प्रभावित किया है, लेकिन मुनाफे और निवेश पूंजी में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति 2020-22 के लॉकडाउन में प्रभावित होने के बाद भी 2021-22 के पूर्व महामारी की तुलना में बेहतर हुई है। और जो मंत्रालय ने कहा है कि ये ASI यानी एनुअल सर्वे जो है ऑफ इंडस्ट्री, ये कह रहा है, परिणाम बताता है कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र द्वारा दिखाए गए लचीलापन को प्रदर्शित करता है और उत्पादन एवं इनपुट संकुचन और रोजगार में मामूली गिरावट के बावजूद भी महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बाद भी भारतीय विनिर्माण सेक्टर अब उसमें एक कायाकल्प या टर्न अराउंड देखा गया है। इसको लेके कुछ उसने आंकड़े दिए हैं, आप इसको पढ़िएगा। जैसे 20-21 में 2.5 लाख से अधिक कारखाना था, जिसमें कुल 1 करोड़ 60 लाख एम्प्लॉय थे, और ये 19-20 में जो है 1 करोड़ 66 लाख थे, तो यानी कहीं ना कहीं संख्या कम हुई थी। और जो श्रमिक थे, वर्कर थे, वो 19-20 में 1 करोड़ 31 लाख थे, घट के 1 करोड़ 26 लाख हुई थी, यानी कि ये कमी दिखाता है। लेकिन 20-21 के 21-22 में इसमें ये संख्या वृद्धि देखी गई और फिर ये जो 1.66 हो गया था 1 करोड़ 60 लाख, वह 1 करोड़ 72 लाख हो गया है, और ये कहीं ना कहीं 1.7% की वृद्धि दिखाता है। साथ ही साथ इन 2 वर्षों में श्रमिकों की संख्या, यानी जो वर्कर हैं, वर्कर वो कहते हैं जो डेली वेज पाते हैं, एम्प्लॉय जो वेतन पाते हैं, इस तरह की बातें कही गई है। तो इन दोनों कैटेगरी का जो श्रम का आंकड़ा है, उन दोनों में कहीं ना कहीं कोविड के पहले जो स्थिति थी, कोविड के बाद घटा है, कोविड के दौरान घटा है, लेकिन उसके बाद पुनः उस स्तर से बेहतर स्थिति प्राप्त कर लिया है। साथ ही महामारी से प्रभावित वर्षों के दौरान जो स्थिर पूंजी निवेश है, उस पर तीव्र प्रभाव पड़ा है, उसमें कमी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें जो है अच्छा खासा 29.5% की वृद्धि हो गई है और ये बेहतर देखा गया है। साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन विनिर्माण उद्योगों को के जो मुनाफा है उसमें काफी वृद्धि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में जैसे कि ये अब थोड़ा सा ASI सर्वेक्षण के बारे में भी देख लो, तो ये कहता है कि आंकड़े विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक आंकड़ों और डेटा का प्रमुख क्षेत्र है, और वहीं जैसे कि जो बिजली से काम करने वाले कारखाने हैं उसमें 10 से ज़्यादा लोग काम करने हों, और जो बिना बिजली के कारखाने हैं उसमें 20 से ज़्यादा लोग हों, यानी ये संगठित क्षेत्र के लिए ये कर रहा है। और ये बता रहा है कि हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है वह कोविड के बाद की महामारी की स्थिति से उबर चुका है और उसमें धीरे धीरे उसने अपने ग्रोथ को पकड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी जो है मिलते हैं कल। नमस्कार।